सर। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। हाँ भी सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी से लाइव आ जाइए। हाँ भी सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी आ जाइए लाइव। मत- बात है, देखो पीछे वाली क्लास देखोगे तभी आगे वाली समझ में आएगी हमेशा। हाँ, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था नदियाँ। नदियों को तीन भागों में बांटा था हमने। पहला भाग हो गया था हमारा सिंधु नदी तंत्र। एक नंबर पार्ट था, ये हमने कर लिया था। दूसरा पार्ट था गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें हमने गंगा वाला पूरा पार्ट कर लिया, ब्रह्मपुत्र वाला आज हम करेंगे और इसके बाद हम करेंगे आज प्रायद्वीपीय भारत की नदी। नहीं, 3-4 दिन से अब थी क्लास अपनी। लास्ट टाइम हमने गंगा, गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली और गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली दोनों तरफ वाली नदियां हमारी हो चुकी है। क्या हुआ? दाईं ओर वाली दोबारा चेक कर लेते हैं अपने, 1 मिनट लगेगा। एक तो हमने की थी बाईं ओर से मिलने वाली, एक हमने की थी दाईं ओर से। तो ये दोनों तो हो चुकी है अपनी। आज हम करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। आज हम कौन सी करेंगे? ब्रह्मपुत्र।
फिर एक झील थी मानसरोवर। इस मानसरोवर झील से निकलती है, पूर्व की ओर चलती है और अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करेगी असम। फिर असम में बहती हुई मेघालय की सीमा को स्पर्श करते हुए चली जाती है पर बांग्लादेश में। यहीं पर इसमें एक नदी और आकर मिल जाती है अपने। ये होगी ब्रह्मपुत्र। इसमें पानी और बहा दीजिए। कहा था सूखा नहीं रखना, रखोगे तो पाप लगेगा। नदी को सूखा रखोगे तो पाप लगेगा। नागर जी गुड मॉर्निंग। हाँ लेट तो हो जाता हूँ बीमैक्स से, सुबह सुबह वाली क्लास में बस। लिखित इसके देखो, सबसे पहले इसको क्या कहा था? सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है दिहांग। असम में कहा जाता है इसे ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में प्रयोग किया नाम जमुना। जमुना कब हुआ? जब इसमें आकर मिली कौन सी नदी? तीस्ता। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र मिलकर जमुना, जमुना के अंदर इधर से आकर मिल गई पद्मा, यानी कि गंगा। फिर इनकी संयुक्त शाखा का नाम हो जाता है एक। ये तो इसके नाम लिखे थे हमने। हाँ रिकॉर्डेड में अपलोड होती है सारी क्लासें, ये जितनी भी लाइव चल रही है। कल नहीं हुई थी, 3-4 दिन की छुट्टी के बाद, रक्षाबंधन के बाद आज ही क्लास हुई है अभी। हाँ मैं भी गांव गया हुआ था रक्षाबंधन पर, छुट्टी ज़्यादा होगी। कल सुबह टाइम 7 बजे पहुंच नहीं पाया था, इस वजह कल क्लास नहीं हुई थी। कल 9 बजे पहुंचा था मैं। तो ये तो हो गए इसके नाम। इसका उद्गम देखो, एक झील है यहाँ पर कौन सी? मानसरोवर झील। उसके पास किमा युंग दुंग हिमानी से। किमा युंग दुंग हिमानी से उद्गम होता है सिंधु नदी का, ये ब्रह्मपुत्र नदी का।
अब करते हैं इसके ऊपर के पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट रहेंगे अपने। पॉइंट सारे इस साइड में लिख लेंगे हम। देखो, सबसे पहले भारत के अंदर प्रवेश करती है, जहां से प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है हादिया। क्या नाम है? हादिया। और यहाँ पर एक दर्रा भी है। दर्रे का नाम क्या था? अभी कौन से दर्रे से प्रवेश किया था, लिखवाया था? जल्दी से बताएंगे पहले। यशवंत नागर, चंद्रकला, निकिता, नील, जल्दी से बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? कौन सा दर्रा था जहां से प्रवेश किया था भारत में? दिहांग। दिहांग तो बोलते हैं इसको, दिहांग नगर आएगा इस पर। हाँ, नीचे कर दिया मैंने उदय राम मीना। दिहांग। हाँ, वीरेंद्र बिश्नोई सही है आपका। चलिए मैं बता देता हूँ। जिस दर्रे से भारत में प्रवेश करते हैं उस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रे से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी चल रही है, यांग याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है भारत में प्रवेश। यांग याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तदबांग। अब इसके ऊपर अरुणाचल में कौन कौन से नगर आते हैं देखिए। एक तो आ गया लोहित, एक इस पर आ जाएगा जस्सी घाट, असम के अंदर प्रवेश करते है प्रसिद्ध नगर, प्रसिद्ध स्थान ढोला। तो सादिया से ढोला तक एक पुल बनाया गया है, सेतु, जिसका नाम दिया गया है ढोला सादिया सेतु। ये किस नाम से जाना गया है? ढोला सादिया सेतु। या इसी का नाम बदल दिया है वर्तमान में, कर दिया है भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा नदी सेतु है ये। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ढोला सादिया सेतु जो है, इसका नाम वर्तमान में कर दिया भूपेन हजारिका सेतु, और इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, और ये भारत का सबसे लंबा नदी सेतु है। कुछ बोल देंगे यहाँ पर आपको, ब्रह्मपुत्र नदी
तो कुछ बोलेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक दिहांग नदी, क्योंकि ये लोहित नदी। जो भी आए, ब्रह्मपुत्र आ जाए ऑप्शन में तो लोहित दे दे तो लोहित ज्यादा सही रहेगा इसके लिए। फिर उसके बाद अष्टम के अंदर आ जाएगा एक तो सकोवा घाट, कोवा घाट, डिब्रूगढ़। धोला, सकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, फिर आ गया माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, खास बात क्या है, विश्व का, भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। अभी एक अलग से हम देखेंगे ये द्वीप कैसे बना, इसके ऊपर चर्चा हम अलग से और करेंगे। कोई बात नहीं जसवंत नागर जी, ला कर दीजिए, ऐसे ऑनलाइन नहीं खा सकता मक्का में। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, कैसे बना था इसके ऊपर हम ये अलग से स्लाइड में पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर माजुली द्वीप पर चर्चा हमें करेंगे। इसकी एक खास बात हो रही है, 90 डिग्री के कोण पर मुड़ती है। इस नदी की एक खास बात और क्या है, ये 90 डिग्री के कोण पर मुड़ती है असम के अंदर। फिर एक द्वीप और आ जाता है उन्मादा, इसकी खास बात है यह भारत का सबसे छोटा नदीय द्वीप है। यह भारत का सबसे छोटा नदीय द्वीप है। ठीक है जसवंत नागर जी, ऑनलाइन ही मान लूंगा, खा लिया मैंने। ऑनलाइन खिलाने के लिए धन्यवाद जसवंत नागर जी आपका। आगे चलते हैं तो असम का एक नगर और आ जाता है इस पर, धूबरी। फिर आगे चलते हैं तो देखो इस साइड में एक नदी आई थी तीस्ता, जिसका उद्गम होता है टूलहेमू झील से। कौन सी झील से? टूलहेमू झील से। और टूलहेमू झील की खास बात है, भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील या भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भी अगर पूछे कैसी लैंग्वेज आ जाए तो यही रहेगी। नील बेरवा जी, कोर्स को जल्दी जल्दी करवा दूंगा, 15 सितंबर से पहले पहले आपका कोर्स कंप्लीट होगा।
मुझे पता है 1 तारीख को आरएस का एग्जाम है, 15 सितंबर से पहले पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आराम से। फिर ये तीस्ता नदी जो है ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल में बहती हुई असम, मेघालय और बांग्लादेश तीनों की सीमा पर आकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। जहां मिलती है उस स्थान का नाम है ग्वालंदो। यहीं से ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। थोड़ा सा आगे चलते हैं जमुना में, तो एक नदी और आकर मिल गई, कौन सी? पद्मा, यानी कि गंगा नदी। जहां पर मिलती है उस स्थान का नाम है चंद्रपुर। और चंद्रपुर से नाम हो जाता है क्या? मेघना। चंद्रपुर से इसका नाम क्या हो गया? मेघना। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बना देती है यहां पर एक डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। और इसकी खास बात यह है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। राम जी, एसआई में भी सेम ही है। एसआई का कोई टॉपिक अलग नहीं है इसमें। आरएस प्री और एसआई का सिलेबस डिट्टो है। अगर कोई टॉपिक अलग होगा तो मैं आपको अलग से और करवा दूंगा। जैसे पहले आरएस का फोकस करके आरएस का कोर्स कंप्लीट हो रहा है अपना, वैसे ही उसके जस्ट बाद एसआई का हो जाएगा। तो चेंजिंग थोड़ी है सिलेबस में, दोनों का सिलेबस सेम है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में 2-3 बातें और सुन लीजिए अब। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। भारत में लंबाई 916 किलोमीटर। एग्जाम में सीधा सा शब्द आता है, भारत की सबसे लंबी चौड़ी व बड़ी नदी। भारत की सबसे लंबी चौड़ी व बड़ी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कभी लंबी पूछ ली, कभी चौड़ी पूछ ली, कभी बड़ी। तो इसमें से कैसा भी आंसर आए उसका आंसर एक ही रहेगा। क्वेश्चन कैसा भी हो, आंसर रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे लंबी चौड़ी व बड़ी नदी। हाँ, दिल्ली पुलिस वाले आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके। 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। कई बार पूछ लिया आपने, कल से स्टार्ट हो गए थे 1 सितंबर से। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आपके फॉर्म है। फिर उसके बाद 14 नवंबर से आपकी एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन आ गया, उसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि पूरा फॉर्म की तारीख दी हुई है, एग्जाम की तारीख दी हुई है, आपकी ज्वाइनिंग तक की तारीखें वहां पर दे रखी है नोटिफिकेशन के अंदर। ये दिल्ली पुलिस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि कितनी हाइट क्या चाहिए पूरा कंप्लीटली। यहां पर देखो मैंने लिखा भारत की सबसे लंबी चौड़ी व बड़ी नदी कौन सी है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और नीचे लिख रहा हूं मैं।
भारत में सबसे वह बड़ी नदी कौन सी है? देखो, भारत की शब्द आ जाए तब तो ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे लंबी चौड़ी व बड़ी नदी, भारत में सबसे लंबी व बड़ी, चौड़ी नहीं है, लंबी व बड़ी नदी आए तो इसका आंसर रहेगा गंगा नदी। भारत में चाहे सबसे लंबी पूछे चाहे भारत में सबसे बड़ी पूछे, गंगा नदी। हाँ, चौड़ी आएगा तो चौड़ी में ब्रह्मपुत्र ही रहेगी, चाहे वो भारत में पूछे चाहे सीधा भारत की पूछे। भारत की नहीं, भारत में सबसे बड़ी लंबी बड़ी नदी है गंगा। भारत की राय तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, क्या रहेगा आपका आंसर फिर? ब्रह्मपुत्र ही रहेगा। भारत की पूछ ले तो ब्रह्मपुत्र और भारत में पूछे तो गंगा नदी। ये होगी ब्रह्मपुत्र। ये हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। अब मैं कहा था ये 90 डिग्री वाला कौन द्वीप कैसे बन रहे इसमें देखो। ये बहती है ऐसे, मान लो कि ये आ रही है गंगा नदी आपकी, ये ब्रह्मपुत्र। ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। हाँ, रिपीट करवा दूंगा सारा। तो पिलाकार नहीं, समकोण बना के बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। सर पिलाकार नहीं है, किस आकार हो गया इसी इसका? समकोण। 90 डिग्री के कोण पर मुड़ती है, मैंने कहा था 90 डिग्री के कोण पर मुड़ती है तो कैसा हो गया? समकोण के समान। कैसी दिखाई दे रही है हमें? समकोण के समान। अब देखो, पानी का बहाव तेज है, जाहिर सी बात है ये पानी यहां से इधर टकराव खाएगा, और टकराव खाता खाता क्या होगा, ये यहां से आकर इधर मिल जाएगा। समकोण पर ऐसे आ रहा था, नदी जब समकोण पर आएगी तो सभी कोणों पर क्या होगा, पानी टकराएगा और आगे जाएगा। सभी कोणों पर पानी टकराता है और आगे जाता है। यहां पर भी पानी टकराया था और आगे गया था। लेकिन ये क्या होगा, रह गया, पूरा आगे नहीं गया। अब इसकी कहानी,
ये लगभग हर कोने पर होगा, जितने भी समकोण बनेंगे वहां पर हर कोने पर पानी टकराएगा। और आगे पानी की एक खासियत है, यानी कि सबसे ताकतवर अगर चीज पूछे विश्व में तो वो पानी समझ लीजिए। पानी के आगे सब कुछ जीरो है, ये समझ लीजिए। क्योंकि महासागरों का पानी अगर कहीं बाढ़ आती है या चक्रवात आते हैं, या हम ये सोचे कि ये दीवार है और इसके ऊपर अगर हम लगातार पानी से प्रहार करते रहेंगे तो ये दीवार एक दिन टूट जाएगी, पानी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो इसलिए सबसे ताकतवर, तो ये पानी क्या होता है, इन चट्टानों को, जो मुलायम चट्टानें होती है उन चट्टानों को क्या करता है, पानी काट देता है। हाँ जी, दिल्ली पुलिस में है ये टॉपिक, बस इतना है, वहां पर टॉपिक शॉर्ट में होते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल से कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। डिटेल से कर लोगे आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं बचने वाला। तो ये समकोण के कारण ये बीच वाला जो पार्ट है ये क्या रह गया, अब ये जो बीच बीच में बच गया ये बन गया एक द्वीप। और इसी प्रकार बना हुआ है हमारा कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप। समकोण पर काटती, समकोण पर काटने के कारण किसका निर्माण होता है, कंदराएं एवं गुफाएं। कंदराएं एवं गुफाएं, ये रहेगी कंदरा और इधर बन गई क्या, गुफा। तो इस प्रकार थी ब्रह्मपुत्र नदी अपने। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की सारी बातें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। वापिस देखिए, मानसरोवर झील के पास चिमडुंगदुंग हिमानी से उद्गम हुआ, यहाँ पर सांगपो कहा, दिहांग, ये सादिया दिहांग, सादिया या दिहांग बोल देते हैं इसको, यांग या दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। लोही जस्सी घाट ये इसके ऊपर प्रमुख स्थान आते हैं यहाँ पर। और सादिया से असम के अंदर ढोला से सादिया तक एक सेतु यानी कि पुल बना हुआ है, जिसे ढोला सादिया सेतु या वर्तमान में भूपेन हजारिका सेतु कहते हैं, जो भारत का सबसे लंबा नदी सेतु है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर। फिर असम के अंदर स्कोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, मांजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, उन्मादा द्वीप जो भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप, और धुबरी स्थान आता है। और ये असम के अंदर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ती है। 90 डिग्री के कोण पर मुड़ने के कारण ये क्या बनाती है, कंदराएं व गुफाएं बनाते, और इसी कारण द्वीप बनते, और ये माजुली द्वीप बन गया। आगे चलते हैं तो इसमें आकर मिलती है एक तीस्ता नदी, जिसका उद्गम होता है चूल अहमद झील, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। और यहां से ये बहकर ग्वालंदो नामक स्थान पर पश्चिम ये बांग्लादेश के अंदर ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र। यहीं से इसका नाम जमुना होता है, जमुना बांग्लादेश में बहती है। और फिर इसमें पद्मा यानी कि गंगा आकर मिलती है चंद्रपुर, जहां से इसका नाम मेघना हो जाता है। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये नदी भारत की सबसे लंबी चौड़ी व बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, इसकी लंबाई 29 है, भारत में इसकी लंबाई 916 है। भारत की सबसे, जबकि भारत में सबसे लंबी व बड़ी नदी कौन सी है, गंगा। तो ये हो जाता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब बातें चलेगी अपनी किसकी, प्रायद्वीपीय भारत।
दोनों अक्षरों में बनाएंगे प्रायद्वीप पे भारत की नदियां जो है। पंजाब 5 नदियों वाला प्रांत है, इसलिए कहते हैं। हुआ करता था, अभी तो पंजाब का अधिकतर जो मेन हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया है। दौलत राम जी, टेक्निकल टीम को कॉल करके आप पूछ सकते हो, मुझे ध्यान में नहीं है। कैशू सर की क्लास कब से होगी? प्रायद्वीप भारत में देखिए नदियां दो प्रकार से करेंगे हम। प्रायद्वीप पे भारत की दो नदियां तो आकर गिरेगी किधर? खंबात खाड़ी में, यानी कि अरब सागर में। एक का नाम है नर्मदा, और दूसरी है ताप्ती। एक नर्मदा नदी है और एक कौन सी है? ताप्ती नदी। सिंधु नदी तंत्र, जसवंत नागर जी, सिंधु नदी तंत्र पूरा पंजाब में ही है। पहले इन दो नदियों को ही करते हैं हम, नर्मदा और ताप्ती को ही। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी से या अमरकंटक चोटी से, जबकि ताप्ती नदी का उद्गम होता है मुल्तई नगर से। मुल्तई नगर। नर्मदा और ताप्ती दोनों कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में। दोनों नदियां कहां पर गिर रही है? खंबात की खाड़ी के अंदर। और इन दोनों नदियों की खास बात देखो, इनके बीच में एक पर्वत है, सतपुड़ा पर्वतमाला। दोनों नदियों के बीच में एक पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला। नर्मदा और ताप्ती दोनों के बीच में एक पर्वत श्रृंखला आ गई, सतपुड़ा। सुमन समोता, ये क्लास काफी है, बुक की आवश्यकता ही नहीं आपको। मैंने पहले दिन ही कहा था, बस जो मैं करवा रहा हूं उस पर भरोसा। जहां से आप पढ़ रहे हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे मेरे से पढ़ रहे हो चाहे किसी भी टीचर से, जहां से आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर पूरा भरोसा रखिए। अगर आप ये सोच रहे हो, चाहे आप बुक भी पढ़ रहे हो एक, अगर आपको भरोसा नहीं है तब तक उस बुक पर, तब तक आप क्या करेंगे? मार्केट जाएंगे, वो दूसरी बुक उठा ली, तीसरी उठा ली, चौथी उठा ली, एक सब्जेक्ट की 4-4 5-5 बुकें लाकर आप रख लोगे, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम के टाइम कौन सी पढ़े। पहले तो आपके पास समय है, इसलिए आप उनको सबको पढ़ते जाओगे, लेकिन एक एक बार पढ़ने से कभी भी कोई बुक याद नहीं होती है। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, हमारे पास मैटर बहुत ही सीमित होना चाहिए, और उसको ज्यादा से ज्यादा बार पढ़िए। कोशिश कीजिए, एक बुक आपने पढ़ी है तो उसको कम से कम 30 से 40 बार पढ़ो आप। ये मैं आपको करवा रहा हूं, इसके नोट्स बनाइए और इन नोट्सों को कम से कम 30 बार पढ़िए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। बस भरोसा जरूरी है।
इसकी खास बात और देखिए, एक तो ये भ्रंश घाटी में क्या करती है, भ्रंश घाटी, या इसको बोला जाता है रिफ्ट वैली। ये दोनों नदियां भारत की भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी हैं, नर्मदा और ताप्ती। फिर भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली हो गया, उसके बाद देखो ये दोनों नदियां ही बनाती है एस्चुरियन नदी मुख। एस्चुरियन या नदी मुख। अब होता क्या है एस्चुरियन या नदी मुख बोल देते हैं जिसको, नदी जितनी चौड़ाई में आ रही है उतनी चौड़ाई में आकर समुद्र में गिर जाए उसको कहा जाता है एस्चुरियन या नदमुख। एस्चुरियन या नदमुख के नाम से जाना जाता है। जितनी चौड़ाई में बह रही थी उतनी चौड़ाई में आकर क्या हुआ, ये समुद्र में गिर गई। ये तो होगी इनकी बेसिक स्ट्रक्चर, कहां से उद्गम हुआ, कहां पर गिरी, किस प्रकार की है ये, तो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है। और अंत क्या कैसे होता है, तो ये नदियां बनाती है एस्चुरियन या नदी मुख। जैसे उधर बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरेगी वो क्या होगी, ऊपर से तो पतली आ रही है, समुद्र में गिरने से पहले ने एक छोटी छोटी शाखाओं में बंटकर क्या बना देगी, डेल्टा। ये ऐसा नहीं करती, जितनी चौड़ाई में आ रही है उतनी चौड़ाई में आकर समुद्र में गिर जाती है, इसलिए इसे बोला जाता है एस्चुरियन या नदी मुख। एस्चुरियन या नदी मुख। अब करते हैं नदियों के प्रमुख पॉइंट। ताप्ती नीचे छोटी है तो ताप्ती के पहले लिख देते हैं अपने। उद्गम तो हो ही गया, इस पर एक तो प्रसिद्ध नगर आता है लास्ट में, सूरत। और दो इस पर परियोजना है गुजरात और महाराष्ट्र में, एक तो काकरापारा, काकरापारा परियोजना, और दूसरी भी है यहीं पर उकाई। दो परियोजना इस पर, काकरापारा परियोजना और उकाई परियोजना। हाँ, नोट्स बनाने के बाद अगर हम यहां से नोट्स बना रहे हो तो ये वीडियो आपके प्लेलिस्ट के अंदर सेव है, तो वहां से वीडियो देख लीजिए और ही अच्छा से याद रहेगा, आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा फिर। और इस ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, 700। तो ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई नगर से हुआ, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र गुजरात पे ही, महाराष्ट्र गुजरात में इस पर दो संयुक्त परियोजना, काकरापारा और उकाई, और एक गुजरात का प्रसिद्ध नगर आता है सूरत, और इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। इतने इसमें अब आ जाइए अपने नर्मदा नदी पर। अब आ जाइए नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का उद्गम हो गया, इसकी लंबाई लिख देते हैं पहले, सबसे पहले इसकी लंबाई लिख देते हैं हम। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 कितनी, 1312। हाँ लक्ष्मी जी सही है, अगर आप इसी को पढ़कर अच्छे से करोगे, किसी भी आप किसी भी लेवल के, मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया ज्योग्राफी आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बार बार करनी है तो यही क्लासें बार बार देख लीजिए, आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस विश्वास रखिए। तैयारी के अंदर कोई भी काम करें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है विश्वास। अगर आपको विश्वास है तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे यहां से भी। अगर विश्वास नहीं है तो आप इसको तो अच्छे से पढ़ोगे नहीं, दूसरी पढ़ोगे वो भी अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तीसरी पढ़ोगे वो भी अच्छे से नहीं पढ़ोगे, इसलिए आपके क्वेश्चन सही होंगे नहीं। इसलिए जहां से पढ़ रहे हो उसी चीज पर विश्वास रखिए बस। अब देखिए, यहां से उद्गम, उद्गम के बाद इसके ऊपर आ जाता है येना जलप्रपात। येना जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 83
सॉरी 183 मीटर। ये ना जलप्रपात जिसकी ऊंचाई लगभग 183 मीटर है। हाँ, कोर्स पूरा होने के बाद भी वीडियो रहेंगे ऑफलाइन। ये इसको डाउनलोड मोड पर डाल दिया आपने। लाइव क्लासें अगर लाइव ही कोर्स लिया सीधा तो नहीं रहेंगे। आपने सीधा कोर्स परचेज किया है तो जितनी अवधि तक आपने कोर्स परचेज किया उतनी अवधि तक आपके पास ये वीडियो अवेलेबल रहेंगे। गिरना जलप्रपात। इसके बाद इस पर एक नगर आ जाता है मध्य प्रदेश का जबलपुर। जबलपुर। फिर एक प्रसिद्ध नगर और आता है, जबलपुर बाद में आएगा, पहले आएगा होशंगाबाद। पहले आता है इस पर होशंगाबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट नगर है ये होशंगाबाद। क्यों इंपोर्टेंट है ये नगर? क्योंकि होशंगाबाद का नाम बदल कर दिया गया है नर्मदापुरम। ये इसका होशंगाबाद का नया नाम है और ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है अभी। संगीता जी सही है। नोट्स मैंने कहा था ज्योग्राफी के नोट्स नक्शे में ही बनते हैं हमेशा। अगर आप अलग से प्रयास करोगे तो ये नोट्स बनेंगे नहीं आपके और याद भी नहीं होंगे। होशंगाबाद, उसके बाद आता है जबलपुर। जबलपुर के अंदर ही स्थित है धुआंधार। धुआंधार या कपिल धारा जलप्रपात। जबलपुर के अंदर ही धुआंधार धुआंधार कपिल धारा जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर। बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है। ये जलप्रपात पड़ता है, स्थान है जबलपुर के अंदर भेड़ा घाट। जबलपुर में एक स्थान है, जिला जबलपुर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के भेड़ा घाट नामक स्थान पर पड़ता है धुआंधार या कपिल धारा जलप्रपात। बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है ये। हाँ, जसवंत नागर जी, नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम किया गया था। तो धुआंधार कपिल धारा जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है। ये कहां पर है? भेड़ा घाट में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भेड़ा घाट कहां पर है? तो कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पर है। फिर आता है जबलपुर। जबलपुर तो राजस्थान के लिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि राजस्थान का कोटा जो रेलवे मंडल है वो जबलपुर रेलवे जोन के अधीन ही आता है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी अगर आपसे पूछे तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर में। फिर इस पर एक परियोजना चलाएगी नर्मदा बांध पर, नर्मदा परियोजना, और उस परियोजना के तहत इस पर कई बांध बनाए गए। इसमें से देखिए मैं आपको सीधे लिखा रहा हूं। एक तो बनाया गया ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर, माहेश्वर, इंदिरा सागर, ये सारे के सारे क्या है? बांध। ओंकारेश्वर, माहेश्वर, इंदिरा सागर, ये सारे बांध बनाए गए नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी घाटी परियोजना के तहत। नर्मदा नदी घाटी परियोजना के तहत ये बांध इसके ऊपर बनाए गए थे। फिर इस पर सबसे प्रसिद्ध बांध जो आता है वो आता है गुजरात में। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर
बांध। सरदार सरोवर बांध के बारे में देखो, एक तो इसे कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा। अच्छा, और नदी होगी इसमें सारी, सरदार सरोवर बांध हम अलग से कर लेंगे डिटेल से। सरदार सरोवर बांध को हम डिटेल से अलग एक पेज पर अलग से करेंगे। तो देखिए वापिस, अमरकंटक चोटी से उद्गम होता है, अमरकंटक नदी से सो नदी निकली थी, अमरकंटक से एक महानदी और निकलेगी। हाँ, मध्य प्रदेश से उद्गम हुआ, लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है। येना जलप्रपात है इस पर, होशंगाबाद नगर है जिसका नाम नर्मदापुरम कर दिया, जबलपुर इसी के किनारे, धुआंधार जलप्रपात या कपिल धारा जलप्रपात है जो भेड़ा घाट नामक स्थान पर है। फिर इस पर 3 बांध आ गए, ओंकारेश्वर, माहेश्वर और इंदिरा सागर बांध। और फिर सबसे प्रसिद्ध बांध आता है इस पर, सरदार सरोवर बांध। और फिर ये नदी अपना जल गिरा देगी खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में, और क्या बनाएगी नदी मुख्य यानी कि एस्चुरिन बनाएगी। और ये दोनों नदियां कहां पर बहती है, भ्रंश घाटी। एक तो ये भ्रंश घाटी क्या होती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। और एक सरदार सरोवर बांध। भ्रंश घाटी क्या होती है, इस ये मैंने इधर लिख कर छोड़ दिया, पहले हम चर्चा करेंगे सरदार सरोवर बांध पर। सरदार सरोवर बांध, इस बांध की ऊंचाई है 138 मीटर। कंक्रीट कंक्रीट निर्मित तीसरा सबसे ऊंचा बांध। कंक्रीट निर्मित तीसरा सबसे ऊंचा बांध। हाँ, इसके बाद देखिए तीसरा सबसे ऊंचा बांध है, तो पहला कौन सा था, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध 226 मीटर, 225.6। दूसरे नंबर पर था लखावर, ये बांध मैं आपको करवा चुका हूं पहले, 192 मीटर। और तीसरा आ गया कौन सा, सरदार सरोवर बांध। तो कंक्रीट निर्मित भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा है, दूसरा लखावर, और तीसरा कौन सा है, सरदार सरोवर बांध है। कंक्रीट कंक्रीट का सबसे ज्यादा तो कौन से बांध में हुआ है, सरदार सरोवर। कंक्रीट निर्मित ऊंचे तो वो है, लेकिन सबसे ज्यादा कंक्रीट लगी किसमें है, सरदार सरोवर बांध के अंदर लगी हुई है। सरदार सरोवर बांध बताया था आपको, गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, गुजरात की जीवन रेखा। जब इस बांध को बनाया जा रहा था तो देखो यहां पर एक आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा
बचाओ आंदोलन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? मेधा पाटेकर एवं मेघा पाटेकर। मेधा पाटेकर व मेघा पाटेकर, इन्होंने मिलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन ने चलाया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था कि सरदार सरोवर बांध जब बनाया जा रहा था तो आसपास के लगभग 135 गांव खाली करवाए गए थे। लगभग 135 गांव खाली करवाए गए थे। तो इन गांवों से जो लोग निर्वासित हो रहे थे उनको दूसरी जगह शरण देने के लिए आंदोलन चलाया गया था कि कहीं ना कहीं इनको आश्रय दिया जाए। तो इसी के लिए आंदोलन चलाया था नर्मदा बचाओ। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता मेधा पाटेकर व मेघा पाटेकर। अब बात कर लेते हैं भ्रंश घाटी की, नेक्स्ट स्लाइड पर कर लेते हैं। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। पक्का है, कच्चा थोड़ी है बांध, कच्चे होते नहीं बांध, पक्के होते हैं सारे। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली क्या होती है? देखो, ये एक पर्वत है, मान लो कि एक पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। ये पर्वत पर गया नीचे है तो इसकी ये जो घाटी थी ये बहुत लंबी घाटी होगी और इसके अंदर से क्या बहेगी? एक नदी बह रही है। और वो नदी कौन सी थी? नर्मदा। यानी कि एक ही पर्वत की दो चोटियों के मध्य लंबी दूरी तय कर रही हो। एक तो सीधा सा यहाँ चोटी बीच में से निकल गई, तब तो क्या होगी? वो दर्रा कहलाएगा। लेकिन वही लंबा लगातार चलता रहे, पूरी की पूरी नदी इसी के अंदर बहती रहे कि इधर चोटी है और इधर चोटियां हैं, चोटियों का एक क्रम चल रहा है इसका सतपुड़ा का, और इधर भी चोटियों का क्रम, इन चोटियों के क्रम के बीच में से ये नदी बह रही है। ऐसा इस साइड में हो गया। यहां पर कौन सी थी? ताप्ती नदी। कि एक ही पर्वत की कई चोटियों के बीच में से लगातार एक नदी बहती जाती है। तो ये जो है, अगर सीधा होता तब तो हम क्या बोल देते? दर्रा। दो चोटी होती तो। अब ये दो चोटियां नहीं है, ये क्या पूरी एक श्रृंखला है और उस श्रृंखला के मध्य नीचा स्थान है और वहां से नदी बह रही है। और ऐसा कहना क्या कहलाता है? भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से। और भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से बहने वाली विश्व प्रसिद्ध नदी जो है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध, विश्व की सबसे प्रसिद्ध नदी जो है वो है राइन नदी। राइन नदी। और राइन नदी जो है ये कहां की है? जर्मनी। विश्व की भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे प्रसिद्ध नदी जो है वो राइन नदी है, जो जर्मनी के अंदर बहती है। तो ये होगी रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। प्रायद्वीप पे भारत की नदियों में हमने सागर में गिरने वाली जो प्रसिद्ध नदी थी वो हमने लिख ली। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रसिद्ध नदी है उनके ऊपर।
इस नक्शे में 3 नदियां बना लेते हैं हम, 3 दूसरी। एक तो बनाइए झारखंड से, पश्चिम बंगाल में आएगी। झारखंड से पश्चिम बंगाल में आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। झारखंड में इसमें एक नदी भी आकर मिल जाएगी, और छोटी सी। इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी, नदी का नाम क्या है? स्वर्ण रेखा है। और जो छोटी नदी इसमें मिल रही है, उस नदी का नाम है खारकोई। तो एक पहली नदी बना दीजिए स्वर्ण रेखा, और दूसरी बना दीजिए खारकोई नदी। एक छत्तीसगढ़ से चलेगी ओडिशा, छत्तीसगढ़ से चली और ओडिशा में आकर गिर गई बंगाल की खाड़ी में। नदी का नाम है महानदी। महानदी। और एक और बना लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट नेक्स्ट में बना लेंगे। महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नदी का नाम है गोदावरी, या इसी को बोलते हैं दक्षिण गंगा, या दक्षिण की गंगा, या बूढ़ी गंगा, या कहा जाता है इसे वृद्ध गंगा। गोदावरी, दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा, या वृद्ध गंगा कहा जाता है इस नदी को। ये पूरी होगी, नहीं करते हैं पहले कंप्लीट। पहले तो लिख लिए ये इनका उद्गम सभी का। देखिए बूढ़ी है, बूढ़ी तो उठेगी नहीं, कब उठेगी? कल। बूढ़ी कब उठेगी? कल सुबह। तो इसका उद्गम होता है कल सुबह ही चोटी से, और ये पड़ती है त्र्यंबक गांव में। कई बार लिखा जाए त्र्यंबक गांव से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी। इसे बोलते हैं बूढ़ी है, बूढ़ी है तो आज नहीं उठेगी, कब उठेगी? कल उठेगी। तो कब इसका उद्गम कहां से हुआ? कल सुबह ही चोटी से। कल सुबह ही चोटी से इसका उद्गम होता है। महानदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से ही होगा। कहां से होगा? अमरकंटक पहाड़ी से, या अमरकंटक चोटी के ऊपर। स्थान जो है वो है बैतूल, बैतूल से। और स्वर्ण रेखा का उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से।
छोटा नागपुर, पठार। तो ये तीनों नदियों का उद्गम हो गया। अब जल्दी जल्दी इनके पॉइंट लिख देते हैं हम। इन पर कौन कौन से प्रसिद्ध पॉइंट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हाँ, चक्रवात प्रति चक्रवात वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएंगे तो पढ़ाएंगे आपको। जितना वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका सिलेबस वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो ये, जहां पर स्वर्ण रेखा और खारकोई नदी मिलती है वहां पर स्थित है टिस्को। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को का मतलब है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये टाटा का कारखाना कहां पर है? स्वर्ण रेखा और खारकोई नदी के संगम पर है। और इस स्थान का नाम है जमशेदपुर। स्थान कौन सा है यहाँ पर? जमशेदपुर। दूसरा, दोनों के झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर इस पर एक जलप्रपात आ जाता है, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात। और फिर ये नदी अपना जल गिरा देती है कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। फिर हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में तो पॉइंट नहीं है, लेकिन झारखंड, ये उड़ीसा के अंदर इस पर 3 पॉइंट है। देखो, उड़ीसा में आओगे तो इस पर संभल कर चलना होगा। कैसे चलना होगा? संभल कर। तो पहला नगर तो कौन सा है? संभलपुर। पहला पॉइंट तो कौन सा हो गया? संभलपुर। क्यों संभल कर चलना है? देखो, संभल कर चलना क्यों है? संभल कर इसलिए चलना है क्योंकि इस पर हीराकुंड बांध है। अब जो हीराकुंड पर चलेगा, जिसको हीरो बनना है, वो तो संभल कर ही चलेगा। अगर संभल कर नहीं चलेगा तो क्या बन जाएगा? हीरो से विलेन बन जाएगा। तो इसलिए संभल कर चलना है। हीराकुंड बांध है। इस बांध की लंबाई है 4800 मीटर लंबा है ये बांध। और इतना लंबा है इसलिए क्या हो गया? विश्व का सबसे लंबा बांध है ये। विश्व का सबसे लंबा बांध है ये। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। और फिर इस पर लास्ट में एक नगर आ जाता है, कटक। कटक। अब हमें चावल की क्वालिटी चेक करनी है। अगर हमें चावल की क्वालिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे? उसको तोड़ कर देखेंगे। तोड़ेंगे तो आवाज कैसे आएगी? कटक। तो कटक में क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कहां पर? कटक, ओडिशा में। तो ये हो जाती है हमारी महानदी। और महानदी की लंबाई है 815 किलोमीटर। महानदी की लंबाई 815 किलोमीटर है। और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। और ये संबलपुर, हीराकुंड और कटक, 3 ही पॉइंट याद रखने इस पर हमें। अब आती है अपने गोदावरी पर। गोदावरी नदी की अगर हम बात करें, प्रदीप गोयल जी गुड मॉर्निंग। बहुत लेट आए हो आप तो। इस पर देखिए, स्थान है नासिक, नादेड़। नासिक और नादेड़, दो स्थान तो यहाँ पर कहां पर है? महाराष्ट्र में। दोनों इंपॉर्टेंट, अभी हम चर्चा करेंगे। और फिर ये लास्ट में जाती है, तो लास्ट में यहाँ पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर इस पर एक परियोजना चलती है, पुच्चमपाद परियोजना। पुच्चमपाद परियोजना बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को या दलदली क्षेत्रों से निपटारा करने के लिए। और फिर आंध्र प्रदेश में इसके ऊपर एक प्रसिद्ध नगर आता है, राजमुंदरी।
जो लोग तंबाकू खाते हैं वो इस बात को क्या रखते हैं, राज रखते हैं। जो लोग तंबाकू खाते हैं वो इस बात को क्या रखते हैं, राज। ना रखेंगे तो घर वाले उनको पीट पीट कर राज बना देंगे। और जो तंबाकू खाते हैं वो आंखें उनकी अंधे हो जाते हैं। ध्यान रखना, जो लोग तंबाकू खाते हैं वो लोग अंधे हो जाते हैं। इसलिए अगर आप तंबाकू खा रहे हो तो छोड़ देना भाई। आप देखिए तंबाकू सबसे ज्यादा कहां पर होता है, चीन में। बात किसकी हो रही थी, तंबाकू। तंबाकू सर्वाधिक चीन में होता है, इसलिए चीन वालों की आंखें खुलती है क्या, मिच्ची आंखें वाले बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मिच्ची आंखों वाले। तो तंबाकू और अंधे हो जाएंगे, इसका मतलब विश्व में तो सर्वाधिक तंबाकू चीन में होता है और भारत में अंधे हो जाएंगे, यानी कि आंध्र प्रदेश में। और राजस्थान वालों को तो तंबाकू से कुछ ज्यादा ही लव है। कहां पर है, अलवर में। तो ये राजमुंद्री जो है यहां पर क्या है, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। नासिक में क्या है, कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला ये हमने पहले लिखे थे। कुंभ के मेले कितने स्थान पर लगते हैं, 4 स्थानों पर। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड में, प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर उत्तर प्रदेश में, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में, और नासिक गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में। उसके बाद इस नदी की लंबाई लिख दीजिए 1465 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। प्रायद्वीप है भारत की सबसे लंबी नदी है ये। गोदावरी की बात याद रख लेना सीधी सीधी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ये। दूसरा, एक बात और याद रख लेना इसमें, पूर्णतः भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी। पूरे भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी। अब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जितनी बहती है उतनी कहां पर बहती है, भारत में। गंगा है तो वो क्या हो गई, बांग्लादेश में चलेगी, यानी कि पूर्णतः भारत में नहीं है वो भी। तो पूर्णतः भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछ ले तो वो कौन सी होगी, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो भी कौन सी है, गोदावरी है। तो हमने प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा ताप्ती 2 उधर कर ली, और 3 स्वर्ण रेखा महानदी और गोदावरी यहां पर होगी। अब हमारी बची है कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, पेनार, छोटी छोटी नदियां बची है जो हम करेंगे कल। और कल नदियां पूरी होती हम कर लेंगे साथ में झीलें, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे प्रमुख भारत की बांध परियोजनाएं, सिंचाई बांध परियोजनाएं। मोहम्मद, एक मिनट रुकिए, रिकॉर्डिंग बंद करने दीजिए, फिर चर्चा करते हैं अपने और।